हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना शुरू किया है। आपकी तरफ से भी बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए सभी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें। आज भी एक नए संगठन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि यह WHO से जुड़ा हुआ वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आने वाले एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां मैं स्क्रीन पर रखता हूं और यह इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सेट करता हूं, यहां स्क्रीन पर रखता हूं और आपको गैस करना है कि सही आंसर क्या है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले WHO की सामान्य जानकारी हम प्राप्त करें। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो यहां हमने क्या याद रखा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना कब हुई, वर्ष 1948 में। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित है। दो बात याद रख ली, स्थापना हुई है वर्ष 1948 में और हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में। और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य है। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से यह WHO कार्य करता है। क्या दोस्तों, वर्तमान में WHO के सदस्य कंट्री कितने हैं, 194 और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से यह WHO कार्य करता है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपने भी याद रख ली। तो चलिए यह क्वेश्चन का आंसर बताइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो गैस करें। तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई, यह कथन बिल्कुल सही है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है, यह कथन गलत हो गया क्योंकि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य है, यह बिल्कुल कथन सही है। मैंने आपको बताया कि WHO के वर्तमान कितने सदस्य कंट्री है, 194। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का कथन सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। कैसा लगा, अच्छा लगा? तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आगे बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की एक संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। और इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी।
और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। क्या दोस्तों, WHO की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करने हेतु WHO की स्थापना की गई है। कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक आनुषंगिक इकाई भी है। WHO का मुख्यालय मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा शहर में स्थित है। और इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है। दोस्तों, यह महानुभाव का नाम भी याद रख लेना चाहिए कि वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है। ऐसा क्वेश्चन आए तो नाम याद रख लेना है। इथियोपिया के एक डॉक्टर है जिसका नाम है टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस। ओके, और भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की कैपिटल दिल्ली में स्थित है। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बार फिर से पढ़ लो। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में और इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। WHO का भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में, लेकिन WHO का भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई भी है। जी हाँ, जो बात मैंने आपको बताई। और डॉक्टर मार्गारेट चैन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है। यह कथन गलत है क्योंकि डॉक्टर मार्गारेट चैन का स्थान किसने लिया है? तो मैंने आपको बताया टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस ने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर मार्गारेट चैन का स्थान लिया है। तो वर्तमान में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक नहीं है, इसलिए तीसरे नंबर का सेंटेंस गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देशों और 10 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी भी बन गई जिसके प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर है वो सभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर है। और जब यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान का निर्माण किया गया तब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य कंट्री कितने थे? सिर्फ 51 थे। इसके अलावा 10 और भी देश थे। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देशों और 10 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई जिसके प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। और WHO का संविधान औपचारिक रूप से पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ जब इसे 26वें सदस्य राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्या दोस्तों, WHO का संविधान औपचारिक रूप से पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ जब इसे 26वें सदस्य राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देश को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। यहाँ हमें WHO क्या कार्य करता है वो बात बताई गई है कि WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करने का काम भी WHO करता है। और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया।
अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? क्योंकि WHO का जो संविधान तैयार किया गया था वो कब अपनाया गया? 7 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो मेरे साथ साथ। WHO स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है। WHO का एक कार्य है क्या? WHO स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देने का काम करता है। संगठन के संविधान पर संयुक्त राष्ट्र के सभी यानी कि 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जब WHO का संविधान लागू किया गया, अपनाया गया, तब संयुक्त राष्ट्र के मेंबर देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी और सभी देशों ने सिग्नेचर किए। तो यह कथन बिल्कुल सही। और 8 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ कुछ गलत, क्योंकि 8 अप्रैल को नहीं बल्कि 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तीसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? केवल 1 और 2 नंबर का कथन बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों हम WHO के उद्देश्य एवं कार्यों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है उनके साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। एक बार फिर से देखो कि WHO का उद्देश्य एवं कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है उनके साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना और ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि WHO क्या कार्य करता है। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और हमें पता लगाना है WHO का कार्य क्या है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने का काम WHO करता है। तो यह कथन बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है WHO, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और जल्दबाजी में आप शायद ऑप्शन ए भी क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के बाद आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे दोस्तों WHO के संचालन की बात करें तो WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। क्या दोस्तों? WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इनमें से एक संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। क्या दोस्तों? यह विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है और विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। क्या दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। एक संस्था का नाम है विश्व स्वास्थ्य सभा, इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। और यह याद रख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। और इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है।
क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। यह याद रख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। आगे विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। क्या यह विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्य क्या है? WHO की नीतियों का निर्धारण करना, और यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी भी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यहाँ दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा क्या क्या कार्य करती है तो देखो, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों का निर्धारण करती है, यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है विश्व स्वास्थ्य सभा। और यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। आगे दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है सचिवालय। क्या? द सेक्रेटेरिएट। तो सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। दोस्तों सचिवालय में किसको बैठाया जाता है? देखो यहाँ पर सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है, और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। क्या दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर यह विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। यह बात मैंने आपको बताई कि विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्य क्या है? WHO की नीतियों का निर्धारण करना। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस, विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और यदि जरूरत है तो विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों WHO के सदस्यता एवं सदस्यता की बात करें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। क्या? यूनाइटेड नेशंस के जो भी कंट्री मेंबर है वह सभी WHO के मेंबर बन सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। क्या हम बात कर रहे हैं कि किसको सदस्यता एवं सदस्यता दी जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है। आगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक योगदान की बात करें, यानी कि WHO का पूरे वर्ल्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सबसे पहले WHO देशीय कार्यालय यानी कि कंट्री ऑफिसेस के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और WHO को जोड़ने का कार्य करता है। यह कंट्री ऑफिसेस देखो, ये संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं। क्या? यह देशीय कार्यालय संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं, और देशीय कार्यालय स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। देशीय कार्यालय देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और इसके साथ मिलकर कार्य भी करते हैं।
ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक बार देशीय कार्यालयों के बारे में फिर से देख लो कि ये संबंधित देश की सरकार और WHO के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं। देशीय कार्यालय स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। और देशीय कार्यालय देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और इसके साथ मिलकर कार्य भी करते हैं। ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं देशीय कार्यालय यानी कि कंट्री ऑफिसेस। सही आंसर है ऑप्शन ए। सरकारों के अतिरिक्त WHO स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल है। क्या दोस्तों? सरकारों के अतिरिक्त WHO स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल है। उदाहरणार्थ, चेचक का वैश्विक उन्मूलन करना हो, क्षय रोग को नियंत्रित करने के बेहतर एवं सस्ते तरीकों का प्रचार करने में भी WHO ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या? चेचक का वैश्विक उन्मूलन करने में, क्षय रोग को नियंत्रित करने के बेहतर एवं सस्ते तरीकों का प्रचार करने में WHO ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। WHO का मानना है कि टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटनेस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। क्या दोस्तों? WHO का स्पष्ट रूप से मानना है कि टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटनेस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। दोस्तों, ये 6 रोगों के नाम भी आपको याद रख लेने चाहिए। टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और WHO संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, क्या? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को यूनिसेफ भी कहा जाता है। तो WHO यूनिसेफ के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व भी कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि WHO के मतानुसार निम्न में से किस रोगों की रोकथाम टीकाकरण से होती है? तो यहाँ WHO के 6 रोगों का जिक्र किया गया। WHO द्वारा 6 रोगों का जिक्र किया गया जिसकी रोकथाम टीकाकरण से होती है, जिनमें डिप्थीरिया भी था, खसरा भी था, पोलियोमाइलाइटिस भी था। तो यहाँ हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और WHO की ऐतिहासिक यात्रा की बात करें, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को जब WHO का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 1948 से लेकर आज तक यह WHO की क्या यात्रा रही वो देखो। WHO ने अपनी स्थापना के पहले दशक, यानी कि पहला दशक कब शुरू हुआ? 1948 से 1958 तक यह पहला दशक। पहले दशक के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया WHO ने। दोस्तों, WHO ने पहले दशक में क्या किया? तो विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1958 से 1968 यह WHO का दूसरा दशक। दूसरे दशक की समयावधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य बन गए। क्या? वर्ष 1958 से 1968 की समयावधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो इस संगठन यानी कि WHO के सदस्य कंट्री बन गए। और WHO ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग यानी कि वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर कार्य किया ताकि ओनोकोसेरियोसिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं,
और शिस्टोसोमियासिस के रोग वाहकों से लड़ने के लिए नए कीटनाशक विकसित किए जा सके। क्या WHO ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया, जिसका पर्पस था ओनोकोसेरियोसिस और शिस्टोसोमियासिस के रोग वाहकों से लड़ने के लिए नए कीटनाशक विकसित करना। बीमारियों एवं मृत्यु के कारणों की नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में WHO का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, यदि पूरे विश्व में कोई भी बीमारी फैलती है, कोई भी महामारी फैलती है, तो नामकरण कौन करता है? WHO। बीमारियों एवं मृत्यु के कारणों की नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में WHO का महत्वपूर्ण योगदान था और WHO की स्थापना के तीसरे दशक में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। क्या? WHO की स्थापना के तीसरे दशक में, यानी कि 1968 से 1978 तक तीसरा दशक, और तीसरे दशक में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में WHO को बड़ी सफलता प्राप्त हुई और वर्ष 1967 तक 31 देशों में चेचक स्थानिक रोग था। इससे लगभग 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे। सभी प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा इस विषय पर काम किया गया था, जिसका WHO ने नेतृत्व एवं समन्वय किया। क्या? 1967 तक 31 देशों में चेचक एक स्थानिक रोग था और इससे लगभग 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे। सभी प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा इस विषय पर काम किया गया, जिसका WHO ने नेतृत्व एवं समन्वय किया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1968 से 1978 के दशक में WHO को विश्व में किस रोग के उन्मूलन में बड़ी सफलता प्राप्त हुई? WHO को यह दशक में चेचक नामक बीमारी के उन्मूलन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। सही आंसर है ऑप्शन बी। और WHO की स्थापना के चौथे दशक की शुरुआत WHO और यूनिसेफ के एक वृहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई और यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा अता में आयोजित किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लो कि WHO की स्थापना के चौथे दशक की शुरुआत WHO और यूनिसेफ के एक वृहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई और यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा अता में आयोजित किया गया था। और अल्मा अता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देना, उपयुक्त तकनीक एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग करना आदि विश्व स्वास्थ्य नीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए। अल्मा अता सम्मेलन WHO से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सम्मेलन। एक बार फिर से पढ़ लो। WHO की स्थापना के चौथे दशक की शुरुआत WHO और यूनिसेफ के एक वृहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई। यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा अता में आयोजित किया गया। अल्मा अता सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देना, उपयुक्त तकनीक एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग करना आदि विश्व स्वास्थ्य नीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए। WHO की स्थापना के 30 वर्षों के उपरांत 134 सदस्य राष्ट्रों ने समान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की, जो कि इसके ध्येय वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य, क्या, हेल्थ फॉर ऑल में सन्निहित है। याद रख लो, WHO का ध्येय वाक्य क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य। इंग्लिश में बोले तो हेल्थ फॉर ऑल। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक की घोषणा WHO द्वारा समर्थित थी। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई यह अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक की घोषणा WHO द्वारा समर्थित थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक कब मनाया गया? तो मैंने आपको बताया, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक कब मनाया गया? 1981 से 1990 के दशक को यह दशक के रूप में मनाया गया। यहाँ पर पढ़ो,
अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक कब मनाया गया? वर्ष 1981 से 1990 की समयावधि को इस वर्ष के रूप में मनाया गया। आगे दोस्तों WHO द्वारा किए गए अन्य प्रयासों की बात करें तो WHO ने कैंसर से निपटने के लिए भी अपने प्रयासों में वृद्धि की है, जो समृद्ध राष्ट्रों की तरह ही अब विकासशील देशों में भी मौतों का कारण बन रहा है। क्या? WHO ने कैंसर से निपटने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि की है। पहले कैंसर यह समृद्ध राष्ट्रों में मौतों का प्रमुख कारण था, अब विकासशील राष्ट्रों में भी मौतों का प्रमुख कारण बन रहा है यह कैंसर। तो तंबाकू पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है और इन मौतों को रोकने के लिए WHO द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों WHO ने कैंसर को रोकने के लिए क्या किया है? तो अपने प्रयासों में वृद्धि की है और तंबाकू पुरुष एवं महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है और इन मौतों को रोकने के लिए WHO द्वारा प्रत्येक देश में तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक यौन संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच WHO के लिए एक और चुनौती पेश की है। WHO HIV पीड़ितों के स्व परीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है ताकि HIV पीड़ित अधिक लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके और वे सही उपचार प्रदान कर सके। दोस्तों WHO ने तंबाकू प्रतिबंध भी कार्य किया, कैंसर पर भी कार्य किया और एड्स पर भी कार्य किया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि एड्स की विश्वव्यापी महामारी ने इस घातक यौन संचारित वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों के बीच WHO के लिए एक और चुनौती पेश की है और WHO HIV पीड़ितों के स्व परीक्षण की सुविधा पर कार्य कर रहा है ताकि HIV पीड़ित अधिक लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके और वे सही उपचार प्राप्त कर सके। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत की बात करें दोस्तों, यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय हमारी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन पढ़ने हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़ो। WHO अनुसार तंबाकू पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। यह कथन बिल्कुल सही। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। यह कथन भी बिल्कुल सही। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित है। यह कथन गलत। कोलकाता में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। तो तीसरा सेंटेंस गलत और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। एक बार फिर से यह दोनों सेंटेंस पढ़ लो। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे दोस्तों भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों की बात करें तो वर्ष 1967 में भारत में चेचक बीमारी फैली थी। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए WHO ने क्या सहयोग किया? देखो, वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। यानी कि विश्व के 100% चेचक के मामलों में से 65% मामले अकेले भारत देश में थे। इनमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की है। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया और WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। याद रखना, वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया और WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयासों से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। आगे दोस्तों पोलियो की बात करें तो विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में
भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। क्या दोस्तों, पोलियो कंट्रोल करने के लिए, पोलियो की जो बीमारी है इसे कंट्रोल करने के लिए WHO और विश्व बैंक ने भारत का सहयोग किया है। विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। आगे दोस्तों, पोलियो अभियान 2012 की बात करें तो भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया है। दोस्तों याद रखना, पोलियो अभियान 2012 चलाया गया। भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया गया। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। यानी कि 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। भारत में पोलियो को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। और वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो पूरे विश्व में प्रतिदिन 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। क्या पूरे विश्व में प्रतिदिन 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। वर्ष 2019 में WHO द्वारा वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया है। दोस्तों वर्तमान में WHO के सामने क्या क्या मुश्किलें हैं तो देखो, पूरे विश्व में प्रतिदिन 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। वर्ष 2019 में WHO द्वारा वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया है। हवा के साथ सूक्ष्म प्रदूषक श्वसन और रक्त संचार तंत्र में प्रवेश करके फेफड़ों, हृदय एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिससे कैंसर, स्ट्रोक, हृदय और फेफड़ों की बीमारी जैसे रोगों से प्रति वर्ष 7 मिलियन लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। क्या दोस्तों, हवा के साथ सूक्ष्म प्रदूषक श्वसन और रक्त संचार तंत्र में प्रवेश कर फेफड़ों, हृदय एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे कैंसर, स्ट्रोक, हृदय और फेफड़ों की बीमारी जैसे रोगों से प्रति वर्ष 7 मिलियन लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। और वर्ष 2030 से वर्ष 2050 के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस, क्या हीट स्ट्रेस से 2,50,000 अतिरिक्त मौत होने की संभावना भी है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि WHO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, ध्यान से पढ़ते हैं। WHO द्वारा जल प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया है। यह कथन गलत है क्योंकि जल प्रदूषण को नहीं बल्कि हवा प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम माना गया है। तो पहला सेंटेंस गलत। भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की है, यह कथन बिल्कुल सही। हमने पोलियो मुहिम चलाई थी और हमारे भारत देश में पोलियो पूरी तरह से कंट्रोल में है। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो 2 कथन सही, 1 गलत। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 2 और 3 नंबर का कथन सही। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।